कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो 5 मार्च के लिए मैं आपको यहाँ पे पूरे प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगी फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों को अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त करना है वो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, चलिए कम समय में हम पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ये आपका सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। दूसरा है भारतीय संविधान रूप में तो संघनात्मक है परंतु आत्मा में एकात्मक है। उक्त कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो के.सी. वेहेयर का है। तो सा नंबर वाला आपका राइट है। अगला है जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन किस समानता की मांग करता है? तो ये सामाजिक समानता की मांग करता है। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। और अगला है आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 में हुई। अगला है लोकतांत्रिक राज्यों में विभिन्न धर्मों एवं समुदायों को समानता की गारंटी देती है। तो कौन देती है? धर्मनिरपेक्षता देती है। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक हम करेंगे। तो पहले का आपका सी इसमें सही रहेगा, दूसरे का भी सी रहेगा, तीसरे का ए रहेगा, चौथे का आपका सी रहेगा, पांचवे का आपका इसमें ए नंबर वाला सही रहेगा और छठे का आपका बी वाला यहाँ पे राइट रहेगा। और लगातार आपको हम ऐप पर तैयारी करवा रहे हैं वार्षिक परीक्षा की। तो यदि अभी तक आपने ऐप का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक को चेक करें किस तरह से ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन ले और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आप लगे। 100% आपके क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। आपको ऐप पर प्रश्न दिए जा रहे हैं तो जल्दी से ऐप से आप जुड़ें और यहाँ से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेढ़ स्वतंत्रता है। तो देखिए राज्य के कार्य में भाग लेने की, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की क्या है? शक्ति ही स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, शक्ति ही इसका आंसर रहेगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख रही हूँ। और देखिए इसके नंबर आपको मिलेंगे, घबराइए मत। और दूसरा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सन डेढ़ में हटा दिया। तो सन 1978 में हटा दिया गया था। अगला आपका इसमें रहेगा, अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य डेढ़ को दूर करना है। तो असमानता को दूर करना है, असमानता। अगला रहेगा संविधान डेढ़ एक दस्तावेज है। तो जो संविधान है वो क्या है? मौलिक दस्तावेज है, मौलिक दस्तावेज। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा असमानता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ समाज में डेढ़ की स्थापना कराने में भी सहायक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, देखिए समानता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ समाज में डेढ़ की स्थापना कराने में मदद करती है। तो समानता का। अगला है केंद्र तथा राज्य सरकार का स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करना ही डेढ़ है। तो क्या है? संघवाद है। संघवाद। अगला आपका प्रश्न इसमें रहेगा, तो ये यहाँ से आपके रिक्त स्थान पूरे हो गए हैं। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने ये यहाँ पे भर दिए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सभी को। अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए।
तो पहला आपका रहेगा स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। अगला है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो आपका यहाँ पे जो दूसरा है वो सत्य रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ सत्य। अगला है भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। जो भारत में जो न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं स्वतंत्र है, यदि स्वतंत्र आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणा का आशय स्पष्ट करते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है संघवाद अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ से टिक कर लेते हैं, तो आपका जो पहला है फॉल्स रहेगा, दूसरा आपका ट्रू, तीसरा आपका फॉल्स रहेगा, चौथा है आपका ट्रू, पांचवा भी ट्रू है और छठा भी आपका ट्रू रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, तो अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां दी गई हैं, तो चलिए जोड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपकी पहली जोड़ी यहाँ पे है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, तो वयस्क मताधिकार करता है। तीसरा है छुआछूत प्रथा की समाप्ति, तो इसकी समाप्ति समानता के अधिकार द्वारा की गई। और नेल्सन मंडेला की आत्म कथा, तो इसका आंसर रहेगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला है मत देने का अधिकार है, तो मत देने का अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार है। और दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी राष्ट्रवाद का प्रतीक है, छठी जोड़ी। और सातवां है वोट बैंक राजनीति, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी धर्मनिरपेक्षता की कमी, तो ये हो गई आपकी सातवीं जोड़ी। अब चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डाल देती हूँ, तो दूसरी जोड़ी रहेगी, चौथी जोड़ी रहेगी, पहली, तीसरी, छठी, सातवीं, पांचवी, ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब हम एक वाक्य में उत्तर को भरेंगे। तो पहला प्रश्न, मानव अधिकारों का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मानव गरिमा और समानता सुनिश्चित करना मानव अधिकारों का उद्देश्य है। दूसरा है भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन से जोड़ा गया है। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो यह 1951 से 1952 में हुआ था। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1976 में 42वें
और संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अगला है आपका प्रारंभिक राष्ट्रों में किस प्रकार की शासन प्रणाली का बोलबाला था? तो वहाँ पे राजशाही या फिर कुली तंत्र आप बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे राजशाही लिख लेते हैं, राजशाही। अगला आपका इसमें रहेगा पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला है एक देश में भ्रमण हेतु तो आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? पर्यटक, पर्यटक। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ पे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने भर दिया है, सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से, तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, न्यायिक पूर्ण अवलोकन तथा रिट में क्या अंतर है? संविधान को अंगीकार करने का प्रमुख कारण क्या है? समझाइए। सूचना का अधिकार क्या है? लिखिए। तो बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि हम PDF के थ्रू सभी आंसरों को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो फिर काफ़ी लॉन्ग वीडियो आपका रहेगा, तो इसलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है पूरे प्रश्नों को। ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अब ये यहाँ से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन के द्वारा हम सभी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। आपको सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलना है कि न्यायिक पूर्ण अवलोकन तथा रिट में क्या अंतर है? तो न्यायिक पूर्ण अवलोकन में न्यायालय कानूनों तथा सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करता है। किसकी? न्यायालय कानूनों तथा सरकारी कार्यों की संवैधानिकता के साथ जांच करता है। और रिट न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया आदेश होता है। रिट क्या है? न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया एक आदेश होता है। रिट के द्वारा क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए एक आदेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपका रहेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट आपको लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? तो न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। न्यायपालिका क्या है? सरकार का एक अंग है जो कानून की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। संविधान को अंगीकार करने के मुख्य कारण लिखिए। तो संविधान को अंगीकार करने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, देश में सुव्यवस्थित एवं स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए। क्या है? देश में सुव्यवस्थित एवं स्थिर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित करने के लिए इसे अंगीकार करने का मुख्य कारण यहाँ है, संविधान को अंगीकार किया जाता है। तीसरा है, शासन की विभिन्न संस्थाओं की शक्ति और कार्यों को निर्धारित करने के लिए। किसको? शासन की जो विभिन्न संस्थाएं और शक्ति हैं उन कार्यों को निर्धारित करने के लिए। अगला आपका है, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन उन मूल सिद्धांतों का समूह है जिन पर संविधान आधारित है। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन उन मूल सिद्धांतों का समूह है जिन पर संविधान आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो सूचना का अधिकार है क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यों एवं निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है।
कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, अधिकार क्यों आवश्यक है? तो पहला, ये व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक करते हैं। अधिकार क्यों आवश्यक है? कि सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए भी अधिकार आवश्यक है, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए भी अधिकार हैं, और ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक करते हैं, इसलिए भी हमें अधिकार हमारे पास अधिकार होना आवश्यक है। अगला आपका यहाँ से है, राष्ट्रवाद ने लोगों को संगठित करते हुए विभाजित भी किया है, कैसे? तो राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवाद ने क्या किया? स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एकजुट किया। और संकीर्ण राष्ट्रवाद ने धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजन कर दिया। संकीर्ण राष्ट्रवाद ने क्या किया? धर्म, जाति और भाषा के आधार पर इनको बांट दिया, और इससे सामाजिक तनाव और टकराव भी उत्पन्न हो गए, जिससे क्या हुआ? सामाजिक तनाव और टकराव दोनों उत्पन्न हो गए। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला आपका है, राष्ट्रवाद की 2 विशेषता लिखिए। तो पहला है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है, और नागरिकों में त्याग और कर्तव्य की भावना विकसित करता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा राष्ट्रवाद से, देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी, और नागरिक में त्याग और कर्तव्य की भावना भी विकसित होगी। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राज्य सत्ता, अधिकार और न्याय की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य सत्ता, अधिकार और न्याय की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे यहाँ से, राजनीति शास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है? राजनीति शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। क्या करता है? यह तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। इसके निष्कर्ष तर्क और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इसके जो अध्ययन है इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। इसके निष्कर्ष तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है। 11वां है, धर्मनिरपेक्षता के मार्ग की 2 बाधाएं लिखिए। तो सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक स्वार्थ, ये क्या है? धर्मनिरपेक्षता की बाधाएं हैं। अब यहाँ से आपका अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल क्यों है? तो भारत बहुधर्मिक देश है। कैसा है? बहुधर्मी, बहुत सारे धर्म हैं इसमें। यह सभी धर्मों को सम्मान देता है और सामाजिक एकता बनाए रखता है। क्या है? बहुत सारे धर्म इसमें रहेंगे, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है और सामाजिक एकता बनाए रखती है। अगला आपका यहाँ से, संविधान के विकास के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारक लिखिए। पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन। क्या है? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। दूसरा आपका रहेगा न्यायिक व्याख्याएं और संवैधानिक संशोधन। क्या है? न्यायिक व्याख्याएं और संवैधानिक संशोधन। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला है, हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज कैसे बना? तो पहला है, समय समय पर संशोधनों के कारण न्यायपालिका की व्याख्याओं से बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार हमारा जो संविधान है वो जीवंत दस्तावेज कैसे बना? समय समय पर संशोधनों के कारण बना, न्यायपालिका की व्याख्याओं के कारण बना और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई, इस कारण ये जीवंत दस्तावेज बन गया। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और आपका 13वां प्रश्न है, संविधान क्यों और कैसे हो समझाइए। तो निम्न बिंदु हैं। पहला है, संविधान शासन व्यवस्था को स्पष्ट दिशा देने के लिए आवश्यक है। जो संविधान है वो शासन व्यवस्था को स्पष्ट दिशा देने के लिए आवश्यक है। यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। किसको? नागरिकों के जो अधिकार है और उनके कर्तव्य उनको निर्धारित करता है। और संविधान लिखित, स्पष्ट और सर्वोच्च कानून होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संविधान लिखित, स्पष्ट होना चाहिए और सर्वोच्च कानून होना चाहिए। यहाँ से आपका अगला रहेगा,
निर्मित एवं लिखित संविधान को समझाइए। तो निर्मित एवं लिखित संविधान वह होता है जिसे सोच समझकर एक निश्चित समय में लिखित रूप में तैयार किया जाता है। निर्मित और लिखित संविधान वह होता है जिसे सोच समझकर एक निश्चित समय में लिख लिया जाए और तैयार कर लिया जाए। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार है जिसके अंतर्गत नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। जो संवैधानिक उपचारों का क्या अधिकार है कि वह एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर नागरिक क्या है अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय जा सकता है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अगला आपका प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य में नियोजित करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह शोषण विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। यह शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्र राज्यों की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 2 उपाय लिखिए। तो पहला है जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा। जो नागरिकता है वो जन्म से प्राप्त होगी, पंजीकरण के द्वारा प्राप्त होगी या देशीकरण के द्वारा प्राप्त होगी। अगला है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो निम्नलिखित कारण है इसके। पहला, कानून बनाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, बजट और नीतियों पर चर्चा करने के लिए। तो क्या क्या है। कानून बनाने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए और बजट और नीतियों पर चर्चा करने के लिए। अगला है राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं लिखिए। तो आपकी पहली रहेगी भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो उम्र है 30 वर्ष होना चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। 17वां है भारत में किन परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इसके निम्न बिंदु है। पहला, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करने पर, देश के प्रति अविश्वास या विश्वासघात करने पर और विदेशी सेना में सेवा करने पर। किन किन स्थितियों में नागरिकता वंचित कर दी जाती है। धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करे, इसके बाद भी उसे वंचित कर दिया जाता है, देश के प्रति अविश्वास करे या विश्वासघात करे और विदेशी सेना में सेवा करने पर उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। अगला है विदेशियों की विशेषताएं लिखिए। तो पहली है उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो विदेशी होते हैं उनको राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाता है। वे मौलिक अधिकारों का सीमित उपयोग कर सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है उनका वो सीमित कम से कम उपयोग करते हैं और वे देश के नागरिक नहीं होते हैं। तो बहुत ही आसान है, समझ में अच्छे से आया होगा आपको। आपका 18वां प्रश्न है जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली एक चुनाव प्रणाली है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। इसके निम्नलिखित बिंदु है। पहला, इस प्रणाली में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। यह जो प्रणाली इसमें पूरे बहुमत मिले ऐसा इसमें आवश्यक नहीं है। दूसरा, सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतता है। जो इसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। और भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रणाली इसी प्रणाली से होते हैं। जो भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होता है वो इसी प्रणाली में होते हैं। और यह सरल, कम खर्चीली और शीघ्र परिणाम देने वाली प्रणाली है। कैसी होती है। सरल होती है, कम खर्चा होता है और इसके जो परिणाम है वो जल्द ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट करें, समझ में अच्छे से आपको आया होगा। अब हम अगला प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे। भारत में महिलाओं की चुनावी सहभागिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहला है भारत में महिलाओं की मतदान भागीदारी में निरंतर वृद्धि हुई है। जो महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं उनकी जो वृद्धि है वो बढ़ गई है। दूसरा, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
तीसरा, महिलाएं अब मतदान और उम्मीदवार दोनों रूपों में सक्रिय हैं, इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कंप्लीट आप कर सकते हैं। अच्छे से समझ कर आप याद रखें। और अगला है आपका नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम और उनकी विषय वस्तु लिखिए। तो पहला है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। दूसरा है इसमें रंगभेद के विरुद्ध उनके संघर्ष का वर्णन है। इसमें रंगभेद के विरुद्ध क्या है? संघर्ष का वर्णन है। यह स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा पर आधारित है। स्वतंत्रता, समानता और मानव गरिमा पर आधारित है। यह लोकतंत्र और मानव अधिकार के महत्व को दर्शाती है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। अगला है आंग सान सू की द्वारा संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। पहला है आंग सान सू की ने म्यांमार में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। किसके लिए? म्यांमार में लोकतंत्र के लिए इन्होंने संघर्ष किया। दूसरा, इन्होंने अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलन अपनाया और लंबे नज़रबंदी काल में भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। लंबे समय तक नज़रबंदी काल में भी इन्होंने क्या है? धैर्य बनाए रखा। उनका संघर्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक था। किसका? लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक था उनका संघर्ष। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और यहाँ से भी अगला आपका प्रश्न है पंचायती राज से क्या सही है। तो यहाँ पे उत्तर है पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके निम्न बिंदु है। यह जनता की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? जनता की प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। तीसरा, यह विकेंद्रीकरण और आधारित व्यवस्था है। यह विकेंद्रीकरण पर आधारित व्यवस्था है और यह ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। यह लोकतंत्र की नींव मजबूत करता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो ये पंचायती राज से सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका अगला है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज की विशेषता लिखिए। पहला है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है। कैसी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है। और ग्राम पंचायत को पंचायती राज के आधार पर इकाई माना है। किसको? ग्राम पंचायत को पंचायती राज के आधार पर इकाई माना है। पंचायत को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ देने पर बल दिया है। पंचायत को प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति देने पर इसमें बल दिया गया है। और यहाँ से आपका अगला है पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से करने का सुझाव दिया गया है। जो पंचायत राज के सदस्य हैं उनको जो निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव से करवाने का सुझाव दिया गया है। और पंचायतों को ग्रामीण विकास का प्रमुख समाधान माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो रोल्स ने अज्ञानता के आवरण के विचार पर उपयोग किया। स्पष्ट कीजिए। जो रोल्स है उन्होंने अज्ञानता के आवरण के विचार का उपयोग कैसे किया? स्पष्ट कीजिए। तो रोल्स ने न्यायपूर्ण समाज के लिए अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया। क्या किया? रोल्स ने न्यायपूर्ण समाज के लिए अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत दिया। इसमें व्यक्ति और सामाजिक आर्थिक स्थान से अनभिज्ञ होता है और इसमें पक्षपात रहित निर्णय लिए जाते हैं। इसमें जो फैसले किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? पक्षपात रहित होते हैं और इसमें समान अवसर और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करता है और यह कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। तो रोल्स ने अज्ञानतावश के आवरण के विचार पर इस तरह से उपयोग यहाँ पे किया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम पढ़ेंगे। रोल्स ने अज्ञानता के आवरण के विचारों का ये आपका यहाँ से हो गया है। आपका ये यहाँ से है न्याय के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? प्रत्येक तत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे।
समानता सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि में समान माना जाना न्याय का मूल तत्व है। सभी व्यक्तियों को क्या है, कानून की नज़र से समान माना जाना चाहिए, यही न्याय का मूल तत्व है। दूसरा है निष्पक्षता, निर्णय लेते समय किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। जब हम कोई निर्णय ले उस समय हमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। अधिकारों की सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, साथ में न्याय का आवश्यक अंग है। क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्याय का आवश्यक अंग है। अवसर की समानता, समाज में सभी को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। समाज में क्या है, सभी को एक जैसे ही अवसर देने चाहिए। और कानून का शासन, राज्य में सभी कार्य कानून के अनुसार होने चाहिए, ना कि व्यक्ति की इच्छा से। राज्य में सभी कार्य कैसे होने चाहिए, कानून के अनुसार होने चाहिए, ना कि व्यक्ति के अनुसार। यहाँ से कंप्लीट आप करें। अगला प्रश्न, राज्यपालिका की शक्ति एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से निम्न बिंदु हैं इसके। पहला, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। किसकी, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। दूसरा है राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना। और तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना। आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष शक्तियों का प्रयोग करना और राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना। तो जो आपातकालीन की जो परिस्थितियाँ आएंगी उनमें शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और संवैधानिक रूप से प्रमुख कार्य इसमें करना चाहिए। तो अच्छे से आप एक दो बार पढ़ेंगे तो कंप्लीट इसको कर सकते हैं। अगला आपका यहाँ से प्रश्न रहेगा, नौकरशाही के प्रमुख दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो नौकरशाही प्रशासन की वह अवस्था है जिसमें प्रशासनिक कार्य स्थायी, प्रशिक्षित और वेतन भोगी अधिकारों द्वारा किए जाते हैं। पहला है लाल फीताशाही, नियमों और प्रक्रियाओं की अधिकता के कार्य में विलंब होता है। किसके लिए, देखिए लाल फीताशाही है, यह नियमों और प्रक्रियाओं की अधिकता से कार्य में विलंब हो जाता है। निर्णय में विलंब, अधिकारी निर्णय लेने में अत्यधिक समय लेते हैं। और उत्तरदायित्व की कमी, अधिकारियों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। तीसरा है जन समस्याओं की उपेक्षा, नौकरशाही कई बार जनहित की अनदेखी करते हैं। जो नौकरशाही है वो जनहित को क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। और परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति, नई नीतियों और सुधारों का विरोध किया जाता है। किसका, नई नीतियाँ और सुधारों का विरोध इसमें किया जाता है। तो समझ में अच्छे से आया होगा आपको। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ से 23वां प्रश्न रहेगा, समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कानूनी समानता, कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं और सभी पर समान कानून लागू होता है। कानून की नज़र में क्या है, सभी नागरिक एक जैसे होते हैं और उन पर कानून भी लागू एक जैसा ही किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक समानता, सभी नागरिकों को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। सभी नागरिकों को मतदान देने और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। तीसरा है सामाजिक समानता, समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता में जो जाति होती है, धर्म होता है, अलग अलग जो लिंग है उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक समानता, समाज में आय और संपत्ति की अत्यधिक समानता को कम करना और आर्थिक समानता का उद्देश्य है। क्या है, समाज में आय और संपत्ति की जो अत्यधिक असमानता है उसको कम करना है। और जो आर्थिक समानता है, आर्थिक समानता का उद्देश्य इसमें होता है। और अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार और उन्नति के अवसर मिलने चाहिए। सभी व्यक्ति को क्या है, शिक्षा और रोजगार के उन्नत अवसर मिलने चाहिए। तो कंप्लीट अच्छे से करें, ये यहाँ से भी कंप्लीट आप करें। चलिए हमारा अंतिम यहाँ पे अथवा है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। समानता के बिना स्वतंत्र निरर्थक हो जाती है। जो समानता है उसके बिना स्वतंत्रता क्या है, निरर्थक हो जाती है। स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई महत्व नहीं रहता है।
और दोनों लोकतंत्र व्यवस्था के मूल आधार हैं। दोनों क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था के मूल अधिकार है स्वतंत्रता और समानता, और ये एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है और दोनों मिलकर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। किस तरह से? कि समानता के बिना स्वतंत्रता निरर्थक होती है, स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई महत्व नहीं है। दोनों लोकतंत्र व्यवस्था के मूल अधिकार है और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं और दोनों मिलकर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।